स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपके लिए 50 प्रश्न लेकर के आई हूँ। एक एक नंबर के एनटीए के गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, आयुष, यूनानी, होम्योपैथी और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते हैं, टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सी टेट के और जो भी यूपी टेट के, बिहार टेट के, झार टेट के जो भी एग्ज़ाम हैं, वो सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। व्याकरण पर आधारित 1 से 15 प्रश्न तक देखते हैं। पहला प्रश्न है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होगा कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये 8 प्रकार हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से द्वारा, संबंध का की के, अधिकरण में पर और संबोधन का चिन्ह होता है हे हो अरे। ये सारे चिन्ह 8 प्रकार के कारक होते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? जो शब्द समूह पूर्ण अर्थ प्रकट करे, यानी पूरे समूह में होता है, समूह पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल गया। तीसरा प्रश्न है, काल और क्रिया का क्या संबंध है? काल को क्रिया द्वारा ही पहचाना जाता है, जैसे वह गया था यानी भूतकाल की क्रिया है। हंसना में कौन सी क्रिया है? हंसना में क्रिया है अकर्मक क्रिया। क्रिया अकर्मक सकर्मक होती है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अतिथि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, उपसर्ग की परिभाषा होती है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। यहाँ पर अ उपसर्ग लगाया गया है इसमें। अतिथि में अ प्लस तिथि। तिथि मतलब तारीख होती है, अ मतलब जो बिना तिथि बताए आते हैं उनको कहते हैं अतिथि। जो बिना डेट बताए आते हैं उनको कहते हैं अतिथि। अतिथि में अ उपसर्ग है जिसका अर्थ है विशेष, विशेष अतिथि। विशेष तिथि में पाठशाला शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पाठ प्लस शाला बराबर पाठशाला, ये हो गया आपका संधि विच्छेद। वाक्य का भेद बताइए। वाक्य के 4 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आदेशवाचक और विस्मयवाचक, ये 4 प्रकार के वाक्य के भेद हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अच्छा बुरा शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे द्वंद्व समास दिख रहा है और जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे अच्छा बुरा तो रात दिन भी हो सकता है। माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, सुंदर, अच्छा बुरा, कुरूप, सुंदर, जो भी आप लिखना चाहें तो ये यहाँ पर हो सकता है। राधा कृष्ण, राम सीता, ये सारे आपके इसमें हो सकते हैं उत्तर। अच्छा बुरा के बीच में जो चिन्ह है यह दर्शाता है कि इसमें अच्छा और, इसका मतलब है, इस योजक चिन्ह का मतलब है और, अच्छा और बुरा या बुरा, या भी हो सकता है, इसको काट दीजिए या। तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस योजक चिन्ह का मतलब है यहाँ पर द्वंद्व समास है। दोनों विलोम शब्द को भी दर्शाते हैं, द्वंद्व समास की भी विशेषता बताते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। धन प्लस वान में कौन सी संधि है? तो धनवान में बच्चों गुण संधि है। अ प्लस आ मिल करके वाह बन गया धनवान। धनवान में गुण संधि है। विलोम शब्द बताइए। सच का विलोम शब्द क्या होगा? सच का विलोम होगा झूठ। पर्यायवाची, धरती का पर्यायवाची बताइए। धरती का पर्यायवाची है पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा, धरणी, धरती, ढेर सारा पर्यायवाची होता है बच्चों। 12वां प्रश्न है, मनुष्य शब्द का लिंग क्या है? मनुष्य कौन सा लिंग है? तो मनुष्य पुल्लिंग है। और संगीत शब्द में समास है या नहीं? संगीत में समास नहीं है, यह तद्धित शब्द है। प्रश्न नंबर 14 है, कठिनाई शब्द का तात्पर्य क्या है? कठिनाई का तात्पर्य है समस्या या कठिन अवस्था। प्रश्न नंबर 15 है, सपना देखना एक मुहावरा है या नहीं? तो सपना देखना एक मुहावरा नहीं है, यह क्या है? एक वाक्यांश है। देखिए यहाँ पर सपना देखना एक मुहावरा नहीं है या नहीं? तो कहते हैं नहीं, यह एक सामान्य वाक्यांश है, मुहावरा नहीं है।
अगला देखते हैं भाषा और शैली। भाषा के कितने अंग होते हैं? भाषा के 4 अंग होते हैं, 4 प्रकार। सुबोपल्ली जिसको बोलते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और प्रश्न नंबर 17 है हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ बताइए। हाथ खींचना मतलब होता है, इसका अर्थ है कि सहायता से मुंह मोड़ना, यानी अचानक किसी ने अपना हाथ खींच लिया, मतलब उसने मदद करने से इनकार कर दिया। अंगारे उगलना मुहावरा है, इसका प्रयोग वाक्य में कीजिए। नेताजी ने सभा में सरकार के विरुद्ध अंगारे उगले, यानी अपनी बात से जलते हुए बाण छोड़ने लगे, अंगारे उगलने लगे। प्रश्न नंबर 19 है घड़ी की सुई किस अलंकार का उदाहरण है? तो घड़ी की सुई यानी रूपक अलंकार का, यह घड़ी की सुई जो है यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार का उदाहरण है। यह दर्शाता है कि घड़ी की सुई जो है घड़ी की सुई के समान यानी रूपक अलंकार है, विशेषता बता रहा है। 20वां प्रश्न है रस कितने प्रकार के होते हैं? रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। 9 प्रकार के रस होते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा पढ़े रहेंगे, हर दिन 1 घंटा आधा घंटा पढ़े रहेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अनुप्रास अलंकार जब एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति, यानी जब एक ही वर्ण बार बार आता है। तरुणी, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए। अब आपने देखा होगा त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति मतलब दोहराव हो रहा है, एक ही शब्द का, एक ही वर्ण का, वर्ण माने अक्षर का दोहराव हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार, जैसे चुपचाप चल चलो चांदनी रात में। यहाँ पर आप देखिए च च च च च वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है। तो इसको कहते हैं कि वर्ण मतलब अक्षरों की आवृत्ति 4 बार, आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति मतलब दोहराव हुआ है बार बार, तो इसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 22 है हिंदी किस भाषा परिवार की सदस्य है? तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की सदस्य है, भारोपीय परिवार से ली जाती है। प्रश्न नंबर 23 है छंद क्या है? छंद क्या है? कविता की लयबद्ध रचना को छंद कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 है बाल साहित्य किसे कहते हैं? बच्चों के लिए लिखे गए मनोरंजक और शिक्षाप्रद साहित्य को बाल साहित्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कवि और कविता में क्या संबंध है? कवि वह होता है जो कविता लिखता है। प्रश्न नंबर 26 है घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ बताइए। अपने ही आदमी द्वारा नुकसान होना, यानी जो आपके घर का है, आपको सब आपके बारे में सब कुछ जानता है, वही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। प्रश्न नंबर 27 है आग बबूला होना, यानी परीक्षा रद्द होने की खबर सुनकर छात्र आग बबूला हो गए। वाक्य प्रयोग। प्रश्न नंबर 28 कोरा कागज का अर्थ बताइए। तो कोरा कागज का अर्थ है कि अनुभवहीन या शून्य स्थिति, यानी उसको कोई ज्ञान न होना, कोरा कागज। प्रश्न नंबर 29 है मुंह में पानी भराना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी स्वादिष्ट वस्तु को देखकर ललचाना है, मुहावरे का अर्थ है। नीरस, नीरस मतलब होता है, नीरस शब्द का विलोम क्या होगा? सरस। नीरस मतलब होता है जिसमें कोई रस ना हो, और सरस मतलब जिसमें रस ही रस हो। साहित्यिक ज्ञान देख लेते हैं इसका। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है रहीम किस युग के कवि थे? तो रहीम भक्ति युग के कवि थे। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर की रचनाओं का संकलन है बीजक के नाम से प्रसिद्ध। बीजक में कबीर की रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कोई बात नहीं कविता के रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह। कि कौन है? प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को क्या योगदान दिया? प्रेमचंद ने यथार्थवादी कहानी और उपन्यास की परंपरा को स्थापित किया। पूस की रात किसकी कहानी है? पूस की रात है मुंशी प्रेमचंद की कहानी। अगला प्रश्न है बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रमुख काव्य विषय क्या है? देशभक्ति और नारी चेतना। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद किस विधा के रचनाकार हैं? कविता, कहानी, नाटक और निबंध सभी विधाओं में जयशंकर प्रसाद ने बखूबी लिखा है। प्रश्न नंबर 38 है भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? उत्तर है हिंदी नाट्य और गद्य के जनक। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? तो महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवित्री हैं।
झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई को कैसा बताया गया? झांसी की रानी कविता में रानी लक्ष्मीबाई को साहसी, वीर और आत्म बलिदानी बताया गया है। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम आधारित प्रश्न 41 से 50 तक। भाषा शिक्षण में व्याकरण कब सिखाना चाहिए? तो जब बच्चा भाषा को सीखने लगे तब व्याकरण का प्रयोगात्मक ज्ञान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 42, त्रुटियों को दंडित करने के बजाय शिक्षक को क्या करना चाहिए? त्रुटियों को सुधारने का अवसर और सहयोग देना चाहिए। अगला प्रश्न है कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग कब करना चाहिए? जब बच्चों को नई भाषा समझने में कठिनाई हो तब जाकर के मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण क्या है? जिसमें बच्चों की रुचि, आवश्यकता और अनुभव के अनुसार शिक्षण होता है उसे कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षण। प्रश्न नंबर 45, पढ़ने की आदत कैसे विकसित की जा सकती है? तो उत्तर है पुस्तकालय, कहानियाँ सुनाना और चित्र पुस्तकों के माध्यम से पढ़ने की आदत विकसित की जा सकती है। प्रश्न नंबर 46, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे के संपूर्ण विकास और सीखने की प्रक्रिया को समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 47 है मातृभाषा की क्या भूमिका है? मातृभाषा की क्या भूमिका है? यह भाषा के बुनियादी कौशलों को मजबूत करती है और शिक्षा में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 48, पढ़ने की दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो यह नियमित अभ्यास, समूह वाचन और कहानी पाठ से बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 49, व्याकरण को रटवाना चाहिए या समझकर पढ़ाना चाहिए, समझाकर पढ़ाना चाहिए? उत्तर है व्याकरण को रटवाने के बजाय प्रयोग द्वारा समझाना चाहिए। प्रश्न नंबर 50, भाषा शिक्षण में शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? बच्चों को भाषा में रुचि जगाना और उन्हें प्रोत्साहित करना भाषा शिक्षण में शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका है। चलिए ये प्रश्न यही समाप्त होता है और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि माई हिंदी टीचर में अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए लेखक कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपके किसी काम का है, तो इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े और आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। धन्यवाद।